Good morning, class 9th. In previous class, we read about the Constitution Assembly. Now today we read Guiding Values of the Indian Constitution. भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य. इस बुक के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि जो प्रोविजंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो डिफरेंट सब्जेक्ट पर कैसे हुए. इस स्टेज के अंदर हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है सबके बारे में वो कैसी है. वी कैन डू दिस इन टू वेज. हम इसको दो वेज में समझ सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ आर मेजर लीडर्स ऑन आर कॉन्स्टिट्यूशन. हम इसको समझ सकते हैं जब हम रीडिंग करेंगे व्यूज जो हमारे मेजर लीडर्स की जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो क्या क्या है. लेकिन इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी. लेकिन ये भी बराबर हमें समझना चाहिए कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बताता है उसकी अपनी फिलॉसफी. दैट इज व्हाट द प्रेमलम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज. तो इसीलिए जो प्रेमलम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है. लेट अस टर्न टू दीज वन बाय वन. अब हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. सपना और उसकी प्रॉमिस. Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the constitution. हमने कई नोटिस किया कि कई ऐसे स्केचर जब कॉन्स्टिट्यूशन का नाम आता है तो हमारे दिमाग में कई तरह की जो लीडर्स होते हैं उनकी एकदम से स्क्रैचेस सामने आ जाते हैं, चित्र सामने आ जाते हैं. सबसे पहले हमारा आ जाता है महात्मा गांधी का. ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. वो ना केवल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर था बल्कि देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन. और बल्कि ऐसे कई ऐसे मेंबर्स थे जो उनके एक देखने की जो नजरिया था उनका उसको फॉलो करते थे. कुछ ईयर्स पहले राइटिंग in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the constitution to do. 1931 में उन्होंने अपनी मैगजीन यंग इंडिया के अंदर लिखा कि वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चाहते हैं. नाउ टर्न योर पेज. अब हम जो पढ़ेंगे वो महात्मा गांधी की जो है वो क्या चाहते थे उसके बारे में लिखा हुआ है. मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे. मैं ऐसे भारत का ट्राई करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है. ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे. ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग मेल जोल से रहे. ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए जो है कोई जगह ना हो. औरतों को भी मैन के बराबर राइट हो. मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं हूंगा. ये किसने बोला है? महात्मा गांधी ने बोला. उनको कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैज एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर हु प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटी कुड बी मूव्ड. यानी कि एक सपना था इंडिया का कि कैसे एलिमिनेटेड किया जाए इनइक्वालिटी को, जो कि डॉक्टर अंबेडकर ने की थी. उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. लेकिन वो एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे कि कैसे इनइक्वालिटीज को जो है रिमूव कर दी जाए. वो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे महात्मा गांधी और उसके विजन को, उनके देखने के तरीके को. इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही स्टार्टेड हिज एनेक्सिटी वेरी क्लियरली. उन्होंने अपनी स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर थी बहुत ही चिंताजनक उन्होंने जो उसके साथ में क्लियर किया है. ऑन द 26 ऑफ जनवरी 1950 हम जा रहे हैं एक ऐसी लाइफ के अंदर जो कॉन्ट्रोडिक्शन है, विरोधाभास की है. इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी. पॉलिटिक्स के अंदर हम हमेशा देखते हैं कि इक्वलिटी और सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो होती है उसमें इनइक्वलिटी भी पाई जाती है. पॉलिटिक्स के अंदर हमने रिकॉग्नाइज किया जो प्रिंसिपल होते हैं वन मैन वन वोट और वन वोट वन वैल्यू. एक आदमी का एक ही वोट और वो जो एक वोट होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है. हमारे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के अंदर वी शैल by reason of our social and economic structure continue to deny the principle of one man और one value. यानी कि हमारा अपनी लाइफ के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो रीजन होता है इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर का उसको हमेशा जो है प्रिंसिपल एक ही चीज होता है कि एक आदमी और उसका एक ही वैल्यू होता है. हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन. आखिर हम इस विरोधाभास जीवन को कितने समय तक या कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे. हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे. अगर ये नकारना ज्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को जो है खतरे में डाल देंगे.
ओके, तो ये किसने बोला था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने. फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू गिविंग हिज फेमस स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947. फाइनली जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक स्पीच दी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर थी, और उन्होंने मिडनाइट में ये दी थी 15 अगस्त 1947 के अंदर. ये आप ध्यान से सुनिएगा. वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था, और अब वह टाइम आ गया है जब हम अपने प्रॉमिस पर अमल करें, और उसे पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक हम लोग जो उस पर अमल करें. घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती रहेगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा. हिस्ट्री में कभी कभार ही सही पर ऐसा मोमेंट जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में एंट्री करते हैं, जब एक युग का एंड होता है, और जब लंबे समय से किसी देश की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज जाती है. ऐसे होली मूवमेंट में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों को उससे भी अधिक ह्यूमैनिटी की सेवा में समर्पित करें. यही हमारे लिए उचित है. संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेदारी है. आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी पीड़ा सही है, और जब इस कंटिन्यूटी में हम दुखों से हमारा दिल भारी है, इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और भविष्य सुनहरे संकेत दे रहा है. ये भविष्य आराम फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और भविष्य सुनहरे संकेत दे रहा है. ये भविष्य आराम या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है, और एक शपथ आज भी लेंगे. भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानी में पड़े लाखों लोगों की सेवा करना. इसका मीनिंग है पॉवर्टी, गरीबी, अज्ञान और बीमारियों का, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के एंड हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पहुंचने की है. संभव है ये काम हमारे से पूरा ना होने पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा. ओके, ये बहुत ही अच्छी स्पीच है जो किसके द्वारा दी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. नाउ टर्न योर पेज. अब आता है हमारा फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है. वैल्यूज इंस्पायर्ड करती है और गाइडेड करती है फ्रीडम स्ट्रगल को, और ये टर्न करती है इसकी पालना करने के लिए. ये फॉर्म्ड हुआ था, जो फाउंडेशन है इंडिया की डेमोक्रेसी का. इसके वैल्यूज एम्बेडेड हुए थे प्रैम्बलम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. ये गाइड करता है सभी आर्टिकल्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. कॉन्स्टिट्यूशन बिगन्स हुआ था एक शॉर्ट स्टेटमेंट और इसकी जो बेसिक वैल्यूज थे, इसे बोला जाता है प्रैम्बलम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसकी इंस्पिरेशन जो है अमेरिकन मॉडल से ली गई है. मोस्ट कंट्रीज जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो चूजन करती है अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन प्रैम्बलम के साथ में. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वी द पीपल, यानी कि हम भारतीय. अधिक अच्छा यूनियन बनाने, न्याय की व्यवस्था करने, डोमेस्टिक पीस बनाने, सुरक्षा व्यवस्था करने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपनी प्रॉस्पेरिटी में फ्रीडम का लाभ देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्टैब्लिश व ऑब्टेन करते हैं. ओके, नाउ इज नेक्स्ट. हम साउथ अफ्रीका के पीपल, हम हिस्ट्री में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं. अपनी लैंड पर फ्रीडम और जस्टिस के लिए स्ट्रगल करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं. अपने देश को बनाने व डेवलप करने में मदद करने वालों का ऑनर करते हैं, और मानते हैं कि साउथ अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, जो यहाँ की यूनिटी इन डाइवर्सिटी से जुड़े हैं. इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के थ्रू हम अपने रिपब्लिक के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार करते हैं, जिसमें पहले से विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस और फंडामेंटल राइट्स पर
बेस एक सोसाइटी बने, एक ऐसे डेमोक्रेटिक व ओपन सोसाइटी की स्थापना हो जिसमें गवर्नमेंट लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले और हर सिटीजन को लॉ से इक्वल प्रोटेक्शन मिले, सभी सिटीजन्स के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो, और इसी के साथ में यूनिटी और डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का निर्माण हो जो नेशन को एक ग्रुप में एक संप्रभु देश के तौर पर उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। ओके, नाउ लास्ट इज let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each of its keyword। हमें preamble जो हमारे constitution का है उसको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और समझना है कि उसके सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो जो preamble है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक पोएम की तरह है हमारी डेमोक्रेसी की। ये कंटेंस करता है जो फिलॉसफी है और जो इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन है वो जिस तरह से बना है। ये प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्ड और एग्जामिन करता है, उसको एवेल्यूट करता है हर एक लॉ को, और एक्शन करता है, एक्शन जो गवर्नमेंट का है उसको फाइंड आउट करता है कि अच्छा या बुरा है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। अब क्या है हमारा प्रेम्बलम? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम अधिनियमित इसको अपनाते हैं, इसको अडॉप्ट करते हैं और इसको एनेक्ट करते लागू करते हैं जो एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन को देना है। ये हमारा है प्रेम्बलम। नाउ टर्न योर पेज। नेक्स्ट हमारा आता है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो मेयरली एक स्टेटमेंट होता है वैल्यूज और फिलॉसफी का। जैसे कि हमने नोट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो मेनली सारे वैल्यू को एक साथ संगठित करता है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करता है उसका। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दीज अरेंजमेंट। ये इसमें से जो बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो अरेंजमेंट बोला जाता है ये बहुत लंबे और डिटेल डॉक्यूमेंट होते हैं, इसीलिए इसकी ज़रूरत होती है कि इसमें संशोधन किया जाए थोड़ा सा जिससे इसको अपडेटेड किया जा सके। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी अकॉर्डेंस विद पब्लिक एस्पिरेशन, यानी लोगों की आकांक्षाओं के आधार पर इसको चेंज किया जाए सोसाइटी के अंदर। दे डिड नॉट सी इज दैट स्केयर्ड स्ट्रेटेजिक एंड अल्टरनेट लॉ। इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए किसी धार्मिक चीज को लेके स्थिर पर और जो निरंतर या स्थायी लॉ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं देखना चाहिए। इसलिए ये प्रोविजन जो थे वो इंटरकरप्ट किए गए, चेंजेस किए गए इसमें टाइम टू टाइम। ये चेंजेस जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोला जाता है, जो हम लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुधार करना। ये कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एक बहुत ही लीगल लैंग्वेज के अंदर। अगर हम लोग रीड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट टाइम में तो हम इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसको जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए। इसके बेसिक इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है जिसको नहीं समझा जा सकता। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन करता है एक प्रोसीजर, जो लोग चुनते हैं उसको एक गवर्नर करना कंट्री के अंदर, यानी कि हम लोग खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। ये डिफाइन करता है who will have how much power to take which decision, कैसे कोई कितना पावर जो है वो अपने डिसीजन के अंदर यूज करेगा और उसकी लिमिट क्या होगी गवर्नमेंट की, जो उसको राइट जो दिए जाते हैं सिटीजन को वो वायलेटेड नहीं होने चाहिए। तो रिमेनिंग जो 3 चैप्टर्स है इस बुक के अंदर वो इसी 3 एक्सेप्ट को लेकर है जो वर्किंग कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमें कुछ इंस्टीट्यूशन प्रोविजन देखना चाहिए हर एक चैप्टर के अंदर, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो वो कैसे काम करती है। लेकिन इस टेक्स्ट बुक के अंदर जो है कवर नहीं किया गया सभी साइलेंट फीचर को जो इंस्टीट्यूशन डिजाइन किए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और कुछ जो एस्पेक्ट है जो हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। ओके, तो नाउ योर लेसन इज एंडिंग हियर। टिल देन, थैंक यू।